हेलो और स्वागत है आज की इस बेहद रोचक और ऊर्जावान गहरी चर्चा में। आज हमारा मिशन एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक को अनपैक करना है। बिल्कुल। एक्सट्रीम वेदर और क्लाइमेट चेंज। और आज हम इसको पूरी डिटेल्स के साथ समझेंगे, बिल्कुल एक मास्टर क्लास की तरह। एग्जैक्टली और सोर्सेस से हम हर एक कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन और डेटा को कवर करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि सुनने वाले अपने दिमाग में एक चित्र यानी एक विजुअल इमेजिन करें। हाँ, एक मेंटल इमेज बनाना बहुत जरूरी है स्केल को समझने के लिए। राइट। तो एक ऐसी स्क्रीन इमेजिन करें जो बीचों बीच दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ बिल्कुल हरा भरा सुंदर सा रिन्यूएबल फ्यूचर है। वहां हवा चक्कियां यानी विंड मिल्स घूम रही हैं और हर जगह चमकते हुए सोलर पैनल्स हैं। साउंड्स लाइक अ परफेक्ट वर्ल्ड, एक आइडियल सिनेरियो। सही कहा। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, ये एक डार्क इम्पैक्ट जोन है। आग और पोल्यूशन से झुलसता हुआ बिल्कुल सूखा पड़ गया इलाका। तो आज हम हीट वेव्स, फ्लड्स और ड्राउट्स के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे की साइंस और उनसे बचने के तरीके भी समझेंगे। एब्सोल्युटली। और अगर हम उस आग में झुलसते हुए राइट साइड वाले विजुअल को आज की धरती के वर्तमान हालात से कनेक्ट करें तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। थोड़ी डरा देने वाली पिक्चर है, राइट? हाँ, बहुत उदास और डरा देने वाली। इमेजिन कीजिए एक धरती जो प्रैक्टिकली पसीने से तरबतर है, बुखार में तप रही है। क्लाइमेट चेंज की बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि इट इज अ लॉन्ग टर्म चेंज इन अर्थ्स टिपिकल वेदर। मतलब जो एक आम मौसम का पैटर्न होता है उसका कंप्लीटली बिगड़ जाना। वही तो। और इस बुखार का बड़ा कारण पोल्यूशन है, जिसकी डेफिनेशन सोर्सेज में दी है एज हार्मफुल सब्सटेंसेज इन एयर, वाटर एंड लैंड। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो इस ग्लोबल एक्सट्रीम वेदर में सबसे बड़ा योगदान पोल्यूशन का है, लगभग 32%। ओ वाओ, 32% सिर्फ पोल्यूशन से? हाँ, उसके बाद सेकंड नंबर पर सोलर रेडिएशन है जो 20% इम्पैक्ट डाल रहा है। फिर 18% डिफॉरेस्ट्रेशन का रोल है। यानी पेड़ों का लगातार कटना। एग्जैक्टली। उसके बाद मेल्टिंग ग्लेशियर 17% कंट्रीब्यूट करते हैं और वाइल्ड फायर्स का शेयर लगभग 13% है। वेट एक सेकंड, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ। आजकल तो हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट एयर कंडीशनर्स हैं, हमारी टेक इतनी आगे निकल चुकी है, तो क्या हम इन सब एक्सट्रीम कंडीशन से सिंपली बच नहीं सकते? ये एक बहुत वैलिड सवाल है, पर इसका जवाब हमें सोर्सेज में दिए गए इंडिया 2070 सिनेरियो से मिलता है। अगर धरती का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2070 तक एक्सट्रीम हीट और पानी की कमी इतनी भयानक हो जाएगी कि हमारी सबसे एडवांस क्लाइमेट कंट्रोल टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाएगी। रियली? मतलब एडवांस्ड एसीज भी काम नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से एसी सिर्फ अंदर की हीट बाहर फेंकते हैं। अगर बाहर का टेम्परेचर ही 55 या 60 डिग्री हो जाएगा तो कंप्रेसर्स ओवरहीट होकर बंद पड़ जाएंगे। नेचर के उस ब्रूट फोर्स के सामने मशीन्स हार जाएंगी। ओ माय गॉड, ये तो सच में अलार्मिंग है। और मैं सोच रही थी इस ओवरहीटिंग का एक और डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी पोलर आइस पर बढ़ता है ना? हाँ, लगातार बढ़ते तापमान से पोलर आइस तेजी से पिघल रही है, जिससे नेचुरली सी लेवल बढ़ रहा है और कोस्टल फ्लड्स आ रहे हैं। और इसका बायोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ह्यूज है। सोर्सेज बता रहे हैं कि 2050 तक पोलर बेयर्स की आबादी सीधे 1/3 कम हो जाएगी। लिटरली एक तिहाई आबादी खत्म। क्योंकि उनके हंटिंग ग्राउंड्स पिघल रहे हैं। राइट। और सिर्फ पोलर बेयर्स ही नहीं, उन एट रिस्क जानवरों के नाम लेना जरूरी है जो अपना घर खो रहे हैं, जैसे आर्कटिक फॉक्स, पेंगुइन, लेपर्ड सील, वॉलरस और आर्कटिक वुल्फ। ये सब डायरेक्टली सफर कर रहे हैं। बेसिकली पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग और पोलर आइस की बात से निकलकर सीधा एक स्पेसिफिक वेदर इवेंट पर आते हैं, हीट वेव्स। हाँ, हीट वेव्स का एक्सपीरियंस तो सिटीज में बहुत कॉमन हो गया है। मैं हीट वेव की डेफिनेशन एक एनालॉजी से समझाती हूँ। इमेजिन कीजिए कि किसी ने एक अवन को बहुत देर तक चालू करके छोड़ दिया हो। उसमें दिन तो छोड़ो, रातें भी ठंडी नहीं होती हैं। हीट वेव तभी आती है जब समर के महीनों में तापमान आम से बहुत ज्यादा लंबा चलेगा। वही ओवन वाली एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है, जब शहर एक ओवन बन जाता है। अगर हम इसके कॉजेज देखें तो 3 मुख्य कारण हैं। पहला है हाई प्रेशर एरियाज। इसको विजुअलाइज करें कि शहर के ऊपर एक आग का गोला या हॉट एयर बबल है, जो ठंडी हवा को आने से कंप्लीटली रोक देता है, राइट? एग्जैक्टली। वो बबल हीट को ट्रैप कर लेता है। दूसरा बड़ा कॉज वही क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन है, स्पेसिफिकली ग्रीन हाउस गैसेस। और तीसरा फैक्टर है लोकेशन। मतलब ऐसी जगहें जो नेचुरली गर्म होती हैं? हाँ, जैसे इक्वेटर के पास वाले इलाके
जहां डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है वहां इसका असर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। अगर हम इसे रियल वर्ल्ड से जोड़ें तो जून 2024 की दिल्ली हीट वेव एक लाइव एग्जाम्पल है। सफदरजंग में मैक्सिमम तापमान 44.9 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था, जो आम तापमान से लगभग 6 डिग्री ज्यादा था। और उसमें सबसे डरा देने वाली बात हीट इंडेक्स थी। ह्यूमिडिटी के कारण असली फील जो बॉडी को आ रही थी वो अनबेरेबल 46 डिग्री तक चली गई थी। इसीलिए रेड अलर्ट्स इशू करने पड़े थे। पता है, इसके डेंजर्स बहुत सिवियर होते हैं। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और सनबर्न्स या स्किन बर्न्स का डायरेक्टली खतरा होता है। ऐसे में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना एसेंशियल बन जाता है। सेफ्टी के लिए स्पेशली दोपहर में यानी नून से 3 बजे तक अंदर रहना चाहिए। और कपड़े भी तो हल्के रंग के और खुले होने चाहिए ना। बिल्कुल। और सोर्सेज में एक बड़ा इंटरेस्टिंग और ट्रेडिशनल पॉइंट दिया है। मटके या अर्दन पॉट्स का पानी पीना और खुश्क कर्टन्स का यूज करना बहुत प्रैक्टिकल जरूरी स्टेप्स हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड्स एक्चुअली बहुत स्मार्ट हैं। अब अगर हम गर्मी बढ़ने के इम्पैक्ट को थोड़ा और डीपली देखें, तो गर्मी बढ़ने का असर सिर्फ सूखे तक सीमित नहीं होता। हीट वेव्स ग्लेशियर्स को तेजी से पिघलाते हैं और बारिश का पैटर्न बिगाड़ देते हैं, जिससे आते हैं फ्लड्स। यानी बाढ़, सूखी जमीन का अचानक डूब जाना। राइट। इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। जब बहुत ज्यादा एक्सेस पानी ऐसी जमीन को डुबा दे जो आमतौर पर सूखी रहती है, उसे फ्लड कहते हैं। इसके कॉजेज क्या हैं? देखिए, बेसिकली इसके 4 मुख्य कॉजेज हैं। पहला, हैवी रेनफॉल, जब बारिश इतनी हो कि जमीन पानी ना सोख पाए। दूसरा है ओवरफ्लोइंग रिवर्स, जो नेचुरली हैवी रेन या पिघलती बर्फ से अपने किनारे तोड़ देती हैं। और तीसरा कॉज मेल्टिंग स्नो होगा। हाँ, ग्लेशियर्स का एक साथ पिघलना अचानक से रिवर्स को ओवरफ्लो कर देता है। और चौथा कॉज है ओशन वेव्स, जैसे साइक्लोन्स जो कोस्टल एरियाज को इफेक्टिवली डुबा देते हैं। इसका भी एक रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट हमने देखा है। अक्टूबर 2023 में बंगाल और सिक्किम में जो फ्लड आया था, नॉर्थ सिक्किम में क्लाउड बर्स्ट होने से तीस्ता रिवर में अचानक फ्लैश फ्लड आ गया था। वो एक बेहद डिस्ट्रक्टिव इवेंट था। उसकी फोर्स इतनी थी कि नेशनल हाईवे 10 पूरी तरह से वॉश अवे यानी बह गया था और करीब 10,000 लोगों को वहां से रेस्क्यू करना पड़ा था। माय गॉड, 10,000 लोग! इसके डेंजर्स तो स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैसिव हैं। घर, सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन और खेत पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। फूड सप्लाई तक रुक जाती है। इसीलिए फ्लड्स के दौरान सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर डीपली ध्यान देना जरूरी है। वेदर रिपोर्ट्स और वार्निंग्स को प्रैक्टिकली ट्रैक करना चाहिए। होने से बचना चाहिए। लोग सोचते हैं पानी ही तो है। हाँ, ये सबसे बड़ी गलती है। फ्लड वाटर कंप्लीटली टॉक्सिक और डेंजरस होता है। वैसे फ्लड्स की इन डिस्ट्रक्टिव बातों के बीच तुम्हारे पास कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट था ना एनिमल्स के बारे में? ओह हाँ, मुझे एक बड़ा उत्साह देने वाला फैक्ट सोर्सेज से मिला। कुछ जानवर और पौधे इस फ्लड वाले इलाकों में जीना सीख गए हैं। उनके अंदर सर्वाइवल एडेप्टेशंस आ गए हैं। अच्छा, जैसे कि? उदाहरण के तौर पर बीवर्स जो डैम्स बनाते हैं, और फ्रॉग्स, ऑलिगेटर्स, और प्लांट्स में देखें तो मैंग्रोव्स और वाटर लिलीज, ये सब फ्लडेड इकोसिस्टम्स में एक्टिवली थ्राइव करते हैं। वाओ, नेचर ट्रूली अडैप्ट्स। लेकिन अब बाढ़ के ठीक ऑपोजिट एंड पर चलते हैं। जब एक लंबा समय बिना किसी बारिश के गुजर जाए, ड्रॉट्स यानी सूखा। प्यासी धरती और उसके खतरे। अगर हम एक दृश्य बनाएं तो एक ऐसी जमीन जो पूरी तरह सूख चुकी है, जिसमें दरारें पड़ गई हैं, क्रैक्ड लैंड। ड्रॉट एक लंबा अरसा है जिसमें लिटिल टू नो रेनफॉल होती है। और इस एक्सट्रीम सूखे के मुख्य कॉजेज क्या हैं? पहला ऑब्वियसली लैक ऑफ रेनफॉल है, यानी क्लाउड्स और मॉइस्चर की कमी। दूसरा फैक्टर है हाई टेम्परेचर्स, जिससे इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। इंटेंस हीट की वजह से लेक्स, रिवर्स और ग्राउंड वाटर का पानी तेजी से इवेपोरेट हो जाता है। और तीसरा और शायद सबसे कंट्रोलेबल कॉज है ओवर यूज ऑफ वाटर। फैक्ट्रीज, फार्म्स और घरों में पानी का बेहिसाब इस्तेमाल। इससे हमारे नेचुरल रिजर्व्स कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं। इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल मार्च 2024 का बेंगलुरु वाटर क्राइसिस है। हाँ, बेंगलुरु का केस बहुत आई ओपनिंग था। एक फास्ट ग्रोइंग और हाईली एडवांस्ड टेक सिटी, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण अनयूजुअली कम रेनफॉल हुई और बढ़ती पॉपुलेशन ने एक्सेसिव पानी यूज किया, जिससे ग्राउंड वाटर सूख गया। और लोगों को अपनी डेली नीड्स के लिए पानी की कमी का सिवियरली सामना करना पड़ा। इस क्राइसिस की डेंजर्स क्या हैं अगर हम ब्रॉड स्केल पर देखें? सबसे बड़ा डेंजर तो क्रॉप डैमेज और वाटर शॉर्टेजेस हैं।
पर एक और डिस्ट्रक्टिव साइड इफेक्ट है, ड्राई कंडीशंस की वजह से वाइल्ड फायर्स का बढ़ना। सूखी वेजिटेशन आग पकड़ने के लिए बिल्कुल रेडी रहती है। तो इस कंडीशन में सेफ्टी सिंपली वाटर कंजर्वेशन है। कंजर्व वाटर बाय टेकिंग शॉर्टर शावर्स, फॉलो रिस्ट्रिक्शंस और स्टे इन्फॉर्म्ड। लेकिन ड्राउट्स पर सोर्सेज में एक हिस्टोरिकल सिल्वर लाइनिंग भी दी गई है। सही याद दिलाया, एक ऐसी हिस्टोरिकल डिटेल जो पैटर्न तोड़ती है। 1960s के लेट दशक में इंडिया ने एक बेहद सिवियर ड्रॉट झेला था, पर इसी डिजास्टर ने प्रैक्टिकली ग्रीन रेवोल्यूशन को जन्म दिया। ओह, यानी संकट से नई शुरुआत हुई। एब्सोल्युटली। हमने बेहतर बीज यानी हाई यील्डिंग सीड्स बनाए और एडवांस्ड इरिगेशन टेक्निक्स अपनाई ताकि आगे के ड्रॉट्स को वाइजली मैनेज किया जा सके। ये एक कमाल का पॉजिटिव एंगल है। अब जब हमने सारी एक्सट्रीम कंडीशंस और उनके डेंजर्स को देख लिया है, तो वक्त है इस नॉलेज को टेस्ट करने का। चलो एक क्विक फायर एग्जाम प्रेप राउंड करते हैं, जिसमें हम सोर्सेस के स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। आई एम रेडी। ये टेस्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट, ट्रू या फॉल्स, फ्लड्स के दौरान वेदर रिपोर्ट सुनना सेफ रखता है। ये कंप्लीटली ट्रू है। इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा डिफेंस है। ग्रेट। दूसरा, फ्लड्स ओनली हैपेंस इन समर। ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि स्नो मेल्ट और हेवी रेन किसी भी मौसम में हो सकती है, तो फ्लड्स का मौसम से डायरेक्ट लॉकडाउन नहीं है। राइट। तीसरा स्टेटमेंट, फ्लड वाटर खेलने के लिए क्लीन और सेफ होता है। बिल्कुल नहीं, एक्सट्रीमली फॉल्स। उस पानी में हैजार्डस वेस्ट हो सकता है। एंड आखिरी स्टेटमेंट, वाइल्ड फायर्स ड्रॉट्स के दौरान लेस लाइकली होते हैं। फॉल्स अगेन। ड्रॉट्स के दौरान जब कंप्लीटली ड्राई कंडीशंस होती हैं, तो आग लगने के चांसेस एक्चुअल में बहुत ज्यादा होते हैं। परफेक्ट। और ड्रॉट और फ्लड को याद रखने के लिए मेरे पास सोर्सेस से एक पहेली भी है, एक रिडल। आई एम अ पीरियड विदाउट रेन कॉजिंग ड्राइनेस एंड पेन। व्हाट एम आई? इट्स इजी। जवाब है ड्रॉट, सूखा। सही जवाब। और इसी तरह FLOOD का एक सिंपल एक्रोस्टिक भी मेंशन किया गया है। F फॉर फास्ट मूविंग वाटर, O फॉर ऑफन कॉज्ड बाय हेवी रेन और D फॉर डेंजरस। बहुत आसान और इफेक्टिव टूल है दिमाग में बैठाने के लिए। अब इन सब प्रॉब्लम्स और एग्जाम मैट्रिक्स को डिस्कस करने के बाद सॉल्यूशंस पर आना बहुत जरूरी है। बेसिकली उस सारांश पर जो हमें एक्चुअली ग्राउंड पर करना है। हाँ, तो एक और चित्र दिमाग में लेते हैं। एक ऐसी इमेज जिसमें स्टूडेंट्स और मॉडर्न रोबोट्स एक साथ मिलकर पौधे लगा रहे हैं और बिल्डिंग्स पर सोलर पैनल्स यूज कर रहे हैं। ये विजुअल एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है और वो टर्म है पिच इन। पिच इन का मतलब यहाँ क्या है? पिच इन का मतलब है किसी जरूरी एक्टिविटी में शामिल होना, चाहे वो थोड़ा फिजिकल काम करके हो, पैसे देकर हो या स्मार्ट एडवाइस देकर। एवरीडे एक्शंस जैसे ट्री प्लांटिंग, सिस्टमैटिक वेस्ट मैनेजमेंट और यूजिंग सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी आगे के लिए क्रूशल है। और इसमें पानी बचाना भी तो शामिल है ना? बिल्कुल, नेचुरल रिसोर्सेज का ठीक से इस्तेमाल जरूरी है। तो इस गहरी चर्चा हो अब हम कंक्लूड करते हैं। हमने देखा कि हर छोटा कदम अहमियत रखता है। एक बेहतर और सस्टेनेबल टुमारो के लिए आज इसी वक्त से पिच इन करना होगा। सही बात है, ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है। जाते जाते मैं सुनने वालों के लिए एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ना चाहती